तो सबसे पहले थोड़े नारा से शुरू करेंगे। लाल सलाम, नीला सलाम। मैं शुरुआत में विराट जी को और हमारे संगठन सीजेपी की तरफ से, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की तरफ से, और अखिल भारतीय जनमंच श्रमजीवी यूनियन जिसकी मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो आदिवासी और वर्कर्स का यूनियन है, उनकी तरफ से ये कुछ मटेरियल देना चाहती हूँ। हमने जो नफरत के खिलाफ पत्रिकाएं बनाई हैं, कुछ स्टिकर्स बनाए हैं, वो हम आपके संगठन को देते हैं। जी अब कहा था कि 100 कॉपी लेना है आप, तो हम लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो मुहिम है हम देश भर में चलाने की कोशिश है। भले हमारा संगठन गुजरात 2002 के जनसंहार से और उनकी कानूनी लड़ाई से जाना जाता है, मगर मैं खुशी से ये बताना चाहती हूँ आप सबको कि आज हमारा काम आसाम में चल रहा है, नागरिकता को लेकर पूर्वांचल में चल रहा है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिलों में 5 जिलों में चल रहा है। देश भर में नफरत के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है, और चाहे वो महिला हो, अल्पसंख्यक हो, दलित समुदाय हो, आदिवासी हो, हम चाहते हैं कि बस मजबूती से वो समुदाय की लीडरशिप बढ़े और मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार को एक राजनीतिक ढांचे की तरह से हम संघर्ष हमारा बढ़े। सबसे पहले विराट दीवान जी को, संघमित्रा जेना को, प्रशांत आवटी साहब को, सुभाष पांडे जी जो मिलने वाले थे सुबह, मगर फिर एक दंगे की सिलसिले में वो आ नहीं पाए, क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त जो नफरत भड़काने की कोशिश हो रही है उसमें आप और हम सबको रास्ते पे उतरना ही पड़ेगा, और वो काम कर रहे हैं, सीपीआई के साथी कर रहे हैं, हमारी वामपंथी ताकतों कर रहे हैं। इसके लिए मुझे लगता है हमारी परंपरा कायम बनी हुई है, मगर और बहुत मेहनत की जरूरत है। डॉक्टर युगल रायडू जी, एडवोकेट अभय तक्षाल जी, पंकज चौहान जी, सागर दुर्योधन जी, और ऑफकोर्स हमारे साथी जो हमारे साथ में बहुत मजे की बात करते, संघर्ष की बात करते, बम्बई से आए हुए हैं, मिलिंद रानडे जी जो पुराने दोस्त भी हैं। सबको हम लाल सलाम कहते हुए कहते हैं कि अगर हम जिंदा हैं तो हमें संघर्ष करना है, और जब तक हम जिंदा हैं, चाहे जेल के अंदर या जेल के बाहर, हमको संघर्ष करता रहना। दोस्तों, पुरानी एक ताकत है हमारे भारतीय परंपरा में भी ये मौजूद है, इस तरह की ताकतें, और विश्व भर में भी वो ताकतें मौजूद हैं जो एक संसाधित, मतलब एक तरीके से लोगों को बराबरी से दूर रखने का वो स्ट्रक्चरल चीज तो है, संपत्ति को लेकर, जात को लेकर, गरीबी अमीरी को लेकर, और हम सदियों से वो देख रहे हैं, और सदियों से लेकर वो ताकतों के खिलाफ संघर्ष और लड़ाई चल रही है। मैं मानती हूँ कि आज के जमाने में, आज के माहौल में, अगर हमारे नौजवान ताकत जैसे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जैसी ताकतें काम कर रही हैं, नौजवान साथियों को बांध रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं, तो ये बहुत बड़ा, और हमें और भी ताकत करके और भी मजबूती से हमारी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। और चूंकि हम लोग राजनीतिक बंदे भी हैं, मैं कहूँगी कि इस वक्त हमें कर्नाटक के जो नतीजे आए हैं, कर्नाटक राज्य के नतीजे आए हैं, उसके सुलझे हुए तरीके से हम उसको वेलकम करना चाहते हैं। मतलब एक राहत हमको मिली है, बहुत बड़ी राहत मिली है। ऐसे नहीं कि शैतान को हमने पूरा हराया, मालूम है शैतान को नहीं हराया, अभी भी 36% वोट उनके हाथ में है, मगर इसका मतलब नहीं है कि हम खुशी नहीं मनाएंगे। खुशी भी मनाएंगे और चुनौती भी अपने आप को देते हैं, और वो चुनौती अपने आप को देते रहना, इसका मतलब है कि हम कार्यकर्ता हैं, और हम जनवरी के कार्यकर्ता हैं, और आगे हम बढ़ने वाले हैं और रुकने वाले हैं। मुझे पता है कि हुमायूं जी और बाकी भी दोस्त जाके आए हैं कर्नाटक 2 महीना में, और मैं चाहती हूँ, हम सब चाहते हैं कि अगले चंद महीनों में, 1-2-3 महीने में महाराष्ट्र में भी कुछ ना कुछ इसके ऊपर गहरी चर्चा हो, क्योंकि मैं मानती हूँ, मगर मेरा भी बहुत ही गहरा रिश्ता है, 1997 से मेरा रिश्ता बहुत करीबी है कर्नाटक से, जब से चिकमगलूर जिले में दक्षिणी अयोध्या का प्रकरण, बाबा गौतम गिरी के श्राइन को लेकर वहां पे
इस तरह का विवाद चलाया गया जिस तरह फैजाबाद अयोध्या में चलाया गया, और यही कह के चलाया गया कि हम यहाँ पे दक्षिण अयोध्या का एक पूरा कार्रवाई चले। और कर्नाटक की पार्श्वभूमि, कर्नाटका में एक तरह के जन आंदोलन का एक पूरा इतिहास है दोस्तों, जो महाराष्ट्र में भी है मगर बिखरा गया, और इसलिए उससे दुख होता है। मगर कर्नाटक के ऊपर मैं बात करूंगी कि जन आंदोलन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सदियों से वो राज्य में है, वो इलाके में है। और मैं मानती हूँ कि जिस तरह बाबा बौद्धमगिरी जो चिकमगलूर के जिले में जो कॉफी एरिया कहा जाता है, जहाँ पे कॉफी की बहुत ही नशा देने वाली खुशबू आती है, और वो कॉफी के जो बीज है किसने लाए थे, वही बाबा ने लाए थे, जो बाबा बौद्धमगिरी की तरफ, क्योंकि वो ट्रेडर थे, वो अरबस्तान से आए हुए थे। फर्स्ट टाइम ही ब्रॉट द कॉफी सीड्स टू दैट लैंड, उसी से कॉफी का पूरा कारोबार वहाँ पे शुरू हुआ है। उसको लेकर जिस तरह जन आंदोलन ने वो मांगों को उठाया, और वहाँ पे कर्नाटक कौमवादा सौहार्द वेदिके जैसा संगठन बना, KSSV, जिसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें अशोक जी भी थे, जिसमें श्री सुंदर जी भी जो थे, जिसमें मतलब नाम बहुत थे, मगर मेरी प्यारी दोस्त गौरी लंकेश का नाम थोड़ा रहता है, वो भी जेल में गई है साथियों के साथ उस वक्त 1998 में, जब प्रोटेस्ट करते 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 उनको सबको अंदर किया। उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, और साथियों के साथ जेल में अंदर रहना ज्यादा अच्छा रहता है बिना अकेले। मगर खैर उसी वक्त से मेरे ताल्लुक थे, और मैंने ये देखा है वहां पे कि जन आंदोलनों को साथ में काम करने का एक लक्ष्य, कि चाहे आप वामपंथी पार्टियों से जुड़े हो, चाहे आप यूनियन के हो, चाहे आप सांस्कृतिक संघर्ष से जुड़े हो, चाहे आप बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हो, चाहे आप PDS राशन या मनरेगा का काम करते हो, चाहे आप दलित समुदाय से हो, चाहे आप मुसलमान समुदाय जमात इस्लामी चर्च के लोग हो, मुद्दे पे आपको साथ में आना है। ये लक्ष्य को लेकर शुरू से पहल थोड़ी बहुत होती रही है कर्नाटक, और कुल मिला के इसका मकसद ये होता है कि कम से कम एक सामूहिक दृश्य आप देख सकते हैं। उसमें विवाद भी होता है, क्योंकि हम लोग तो आपस में विवाद करने में तो माहिर हैं, एक जो ओपिनियंस होते हैं वही सही है लेके हम लोग चलते हैं, मगर फिर भी वो विवाद होने के बावजूद साथ में मिलकर एक लक्ष्य लेके चलना है, ताकि हमारा असर जो पड़े वो एक पूर्ण एक सामूहिक असर पड़े। ये पहली बार मुझे लगता है ये इलेक्शन में हमें पॉलिटिकल लेवल पे दिख रहे, राजनीतिक स्तर पे हमें नजर, मगर पहले भी बहुत सारे ऐसे मौके थे कर्नाटका में जहाँ पे क्राइसिस होते हैं तो हम देखते थे, ये चीज करीबी से देखते थे, बातें भी होती थी, बहस भी मेरा बहुत हुआ है संगठनों के साथ। जब PFI उभर के आई, SDPI में स्कूल के बात करने वाली ये कार्यकर्ताओं की बात है, PFI उभर के आए, SDPI उभर के आए, और पर्टिकुलरली हमारा कोस्टल जो कर्नाटक है जहाँ पे अभी भी भगवान का रंग नजर आ रहा है हमको, वहाँ पे जिस तरह बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और राम सेना के कार्यकर्ता लड़कियों को परेशान करते थे, अगर आप कोई भी मर्द के साथ दोस्ती बनाए और आप घूमे और फिरे और पार्क में जाए चाय पीने के लिए, उसी तरह PFI के कार्यकर्ता भी मुसलमान लड़कियों के पीछे। तो ये सब में बहस हुई कि कौन से ताकतों के साथ हमें नाता जोड़ना है और कौन से ताकतों से दूर रहना, ये सब में टेबल कर रही है। मुझे पता है कि कंट्रोवर्शियल बातें हैं, मगर मुझे लगता है ये सब देखिए बातें हैं जिसमें हमें कभी ना कभी क्लैरिटी होगी। ये सब बात होकर लास्ट गया साल आपको याद होगा 2022, मैं तो भूल नहीं सकती, क्योंकि 25 जून को जिस तरह मुझे उठाया गया मेरे घर से बिना वारंट और बिना FIR, जो एक खास एक व्यक्तिगत एक एक्सपीरियंस रह गया। मगर उसके पहले जो जनवरी महीने में कम से कम ऐसे 350 लड़कियां को आप पाठशालाओं और स्कूल से वंचित कर रहे हो, सरकारी PUC वगैरह, क्योंकि वो अपने सर पे एक स्कार्फ ओढ़ के आ रही है। वो एक शर्मनाक घटना थी भारत हिंदुस्तान के लिए और कोई भी लोकशाही। और इस तरह की हवा, इस तरह का हवा बनाया गया देश में, वो हिजाब को लेकर, जैसे कि वो ही एक बड़ा मुद्दा है। और राइट टू एजुकेशन, तालीम का अधिकार,
शिक्षण का अधिकार, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था, तो हिजाब पे बात करना लगा। और उसके साथ साथ बैक टू बैक अगर बात शुरू हुई तो हलाल और चटरा और गोश्त की, कौन सा गोश्त ये है, कौन सा गोश्त वो है। और मंदिर के बाहर अगर गोश्त एक भाई का दुकान है तो उसको मंदिर के बाहर बिकने नहीं देना चाहिए। इस तरह के सोशल इकोनॉमिक बायकॉट की बात होगी, बहिष्कार की बात होने लगी। माहौल कर्नाटक में बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी में खतरनाक बनने लगा पहले 3 महीने 2022 की। और हम लोग सब जो थोड़ा बहुत नाता रखते हैं कर्नाटक के साथ, हम नहीं सर बहुत सारे लोग और कर्नाटक के अंदर के भी लोग बहुत बात आने लगे हमारे कार्यकर्ता दोस्तों के साथ कि हम लोग क्यों है वहां। आपने केएसएस शुरू किया, आपने इतने बड़े संगठन शुरू किए, आपने बाबा वर्धनगिरी के मुद्दे, अलग अलग मुद्दों के ऊपर आपने बोला, आपने विवाद रोके, आपने खून खराबा रोका, अभी आप क्यों चुप गए? कुछ होना पड़ेगा। और अचानक बहुत ही मेहनत के बाद वहीं के लोगों ने वो एक बहुत बड़ा, आपको याद होगा, आप तो एक नौजवान है, आप लोग सोशल मीडिया पे हैं, आपको याद होगा कि मई महीने में जो वो बढ़िया से बढ़िया बहुत्व कर्नाटक का जो मार्च निकला, जिसमें सांस्कृतिक स्तर पे 15 अलग अलग फ्लोट लगा करके कर्नाटका की विविध संस्कृति को सेलिब्रेट किया गया। वहां से लेकर मई के 13 2023 को जब रिजल्ट आया, वो प्रोसेस हमको समझना, गहराई से समझना बहुत जरूरी। क्योंकि दोस्तों अभी इलेक्शन को छोड़ के अगर हम दूसरी बात करें तो मैं सवाल अक्सर अपने आप से भी पूछती हूँ और मैं सभाओं में भी पूछती हूँ कि क्या आपको लगता है कि 2014 में हमारी लोकशाही पूरी सफल लोकशाही थी, संपूर्ण लोकशाही थी? क्या हम अपने आप को एक गोल तक पहुंच गए? बिल्कुल नहीं। कभी भी लेफ्ट वाले संघर्ष करते थे, स्ट्राइक होती थी, हर साल हमारे कामगारों की स्ट्राइक होती थी। We were a democracy in the making. हम लोग और सफल लोकशाही बनने के प्रोसेस में थे। न्यू लिबरलिज्म हावी हो गया था, सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, मतलब इलेक्शन के पॉलिटिक्स में संपत्ति का कोई कंट्रोल नहीं था। ये सब शुरू हो चुका था 2014 के पहले भी, मगर 2014 में एक बहुत बड़ा झटका, रिग्रेशन हो गया। मतलब एक तरह से सरकार ने ही अपने अलग अलग समुदाय के ऊपर एक जंग छेड़ी। आई वोट अ पीस, कर्नाटक केजी कर्नाटक जाने माने हमारे संघर्षशील मानवाधिकार के वकील हैं, आप शायद जानते हैं। फॉर्मर आंध्र प्रदेश और आज के तेलंगाना में वो काम करते थे और बस वही केसेस लेते थे, एनकाउंटर किलिंग वाले, ये वाले, वो वाले। अपने दफ्तर में लेकर वो केस नहीं करते थे, वो जमीन पे घूम करके वो सुप्रीम कोर्ट तक वो केसों की दलील करते थे। और उनका ये कहना था, उनका ये नजरिया भी था, देखा भी था कि जिस तरह ये देश जा रहा है, बहती गंगा जा रही है, उसको आप अगर 2014 के नजरिए से देखें तो इतनी बड़ी रुकावट है। उनके नाम से एक लेक्चर स्थापित किया गया और मुझे बुलाया गया साल सरकार के 2 साल बनने के बाद 2016 में। और उस वक्त आपको नजर देखो तो FTII में, और इसलिए मैं ये देश के नौजवान को सल्यूट करना चाहती हूँ। हम लोग तो 50-60 साल की उम्र के ऊपर है सर। ये देश के नौजवान ने पहला जंग ये सरकार के खिलाफ किया, चाहे ऑक्यूपाई UGC हो, FTI के अंदर हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो, रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद, और आखिर में पिनकल जो था वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का संघर्ष। ये जो नौजवान ने छेड़ा है बिना डर के, प्रधानमंत्री से नीचे ताकत तक आंखों से आंखों मिलाकर के नौजवान ने देश की लोकशाही और जमहूरियत का जंग छेड़ने की शुरुआत की। उसके बाद तो बहुत सारे आंदोलन, और आंदोलन तो होते ही रहेंगे, आज भी हो रहे। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि दिस गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन ऑल सेक्शंस ऑफ इट्स पीपल। मतलब ये सरकार ने हर तबके के खिलाफ एक जंग छेड़ा। आज हमें लगता है कि हिंदू मुसलमान का जंग सबसे बड़ा, क्योंकि वो जानबूझ के हम लोग को जाल में फंसाना चाहते कि हम फंस जाए और हमारी आइडेंटिटी बन जाए, हिंदू बन जाए, तलवार उठा ले। हमारे नौजवान को वैसे भी नौकरी नहीं है, अगर वो लोग 3-5 हज़ार दे रहे हैं गंदे काम करने
महिलाओं के साथ क्या हुआ है, किसानों के साथ क्या हुआ है, आदिवासियों के साथ क्या हुआ है। जब मैं संविधान को लेकर हमारी आदिवासी बहनों के साथ यूनियन में बात करती हूँ कि संविधान में आपको शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 ये सब अधिकार दिए हुए हैं, वो पट करके हमको पूछती है कि दीदी 56 साल के लिए संविधान आपका हमारा कहाँ था? 56 साल क्यों लगे हमारे सांसद को हमारो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इनैक्ट करने के लिए? और सवाल बहुत जरूरी भी है और वाजिबी भी है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वी वर अ डेमोक्रेसी इन द मेकिंग। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में, माहिती अधिकार का कानून, राइट टू एजुकेशन 2009 में, राइट टू फूड 2013 में, ये सब कानून जो हमारे आते हैं वो हमारे संवैधानिक मूल्यों को अमल करने के लिए स्टैट्यूटरी लॉ बनाए जाते हैं। हमारे दलितों के लिए सिविल राइट्स एक्ट 55 में बना, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में बन के सुधार में होते होते फिर 2015 में सुधार हो गया अमेंडमेंट्स आए। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, बहुत समय लगता है संघर्षों को, इंस्टीट्यूशंस को डेमोक्रेटाइज करने के लिए। जुडिशरी क्या डेमोक्रेटाइज हो गई क्या, रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, हमारी शिक्षण संस्था डेमोक्रेटाइज हुई कि नहीं, किस तरह के शिक्षक हम लोग अपॉइंट करते हैं, उसमें कौन से समुदाय के शिक्षक हम सरकारी पदों पर बैठाते हैं, किसका सिलेबस हम लोग सिखाते हैं। अभी तो कह रहे जैसे मैंने रिग्रेशन बोला, तो अभी हम देख रहे हैं 5 बिंदु ये सरकार को सिंबलाइज करेंगे। सबसे पहले मुगलों को हटाओ, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर को हटाओ, उसके बाद 5 जैसे कवि को हटाओ, उसके बाद मौलाना आजाद को हटाओ, और उसके बाद डार्विन को ही हटा दो। ये 5 बिंदु से ये सरकार को की पहचान, एंटी साइंस, एंटी रैशनैलिटी, विज्ञान के खिलाफ और रैशनैलिटी के खिलाफ। डार्विन को सिलेबस से हटाने का मतलब हमारे साइंटिस्ट ने 1800 साइंटिस्ट ने खत लिखा कि इसका ये मतलब है, वो हम समझाते थे, साइंटिस्ट जब समझाते हैं तो उनका सब्जेक्ट है, तो हमसे ज्यादा वो नहीं समझा सकते, उन्हीं से समझना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे बात की इंटरव्यू में, मैंने कहा कि डार्विन का निकलना हमें भी बहुत ये लगता है, मगर एज अ साइंटिस्ट आपको क्यों लगता है कि ये प्रॉब्लमैटिक है? हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट पुष्पा भार्गव जी जानते होंगे, उन्होंने समझाया, बोले तीसरा यू आर अ लैंग्वेज पर्सन, आप सोशल साइंस में करते हैं, रिमूवल ऑफ डार्विन फ्रॉम द सिलेबस इज लाइक रिमूविंग टीचिंग इंग्लिश विदाउट टीचिंग ग्रामर। मतलब आप लैंग्वेज सिखा लो, मगर उसके पीछे जो समझ बनानी है, जो क्षमता बनानी है रैशनैलिटी की, कि वो लैंग्वेज का सेंटेंस अच्छे से अच्छा कैसे कंस्ट्रक्ट हो सकता है, वो समझ आप नहीं दो नौजवान, क्योंकि जिस टाइम आप वो समझ दे दोगे, अगर आप उस तरह का समझ दे के बच्चों को अवेकन करोगे, उनकी सोच को अवेकन करोगे, तो फिर वो बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। अगर एवोल्यूशन के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं कि हमारे 7वीं क्लास में सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं है? भाई होना चाहिए। अगर बच्चों के साथ बच्चे नौजवान ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, तो हमें सेक्स एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि जमाना बदल गया है। और हमारी सेफ्टी, लड़कियों की सेफ्टी घर के अंदर बंद होना नहीं है, मगर पब्लिक स्पेसेस को सेफ बनाना है, रास्ते को सेफ बनाना है, ऑफिस को सेफ बनाना है, पुलिस स्टेशन को सेफ बनाना है। पुलिस स्टेशन के अंदर जिस दिन हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी लड़कियां इस तरह का अपने आप को समान माने कि हम अंदर चल के रात के 12 बजे भी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, उस दिन मैं मानती हूँ लोकशाही देश में आ। पुलिस को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि मेरी माँ भी, मेरी नानी भी, मेरी बहन भी, मेरी बेटी भी, मेरी 13 साल की बेटी, या मेरी बेटी नहीं हो सकती 13 साल की निवासी, अगर जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट 12 बजे रात में कर सके अकेली, और वो करवाते हुए मुझे भी कोई डर न लगे कि वो भेज रही उसको या वो जा रही को, तो मैं मानती हूँ लोकशाही देश में आ गई है। तो ये जो पब्लिक स्पेसेस की बात, सेफ्टी की बात, एक कल्चर की बात, एक संस्कृति की बात, एक लोकशाही की एक संस्कृति क्या होती है, वहां पर दबंगता नहीं चलेगी,
वहां पे ये बात नहीं चलेगा कि सबसे जो पावरफुल नेता ये देश का हो वो इलेक्शन के स्टेज पे बैठे घटिया स्लोगन नहीं ले सकता, घटिया से घटिया स्लोगन, धार्मिक स्लोगन नहीं ले सकती, नहीं ले सकता। और अगर ये जा रही है आज के जमाने में, नाम लेने की जरूरत भी नहीं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा गिर पड़े। तो उठना कैसे, लोगों को जगाना कैसे? हम तो चाकू छुरा तो नहीं उठा सकते, हम तो सिर्फ संगठित होकर बहस करके, हमारे शब्दों का इस्तेमाल करके, हमारे संस्कृति का इस्तेमाल करके मगर हम आवाज जरूर उठाएंगे और सामूहिक तक पे हम आवाज उठाएंगे तो मुझे लगता है कि हम सफलता पा सकते हैं। इसीलिए हम भले एक छोटे सा संगठन है जिसमें 300-400 लोग अलग अलग मूवमेंट पे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है हमारा जो एक नाटक है वो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, चाहे वो कामगारों के समुदाय है, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो एंटी सीए एंटी एनआरसी मूवमेंट हो, अगर हम नाता उनसे नहीं रखे तो ये क्या मानवाधिकार का मतलब, ये व्यक्तिगत चीज तो हो ही नहीं सकती। तो अभी मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि स्टेट कॉन्फ्रेंस की बात है और महाराष्ट्र से लोग आए हैं, मुझे थोड़ा बहुत महाराष्ट्र के बारे में कुछ चेतावनी आपको हो या दोस्ती के नाते में कुछ बातें रखना चाहती हूँ। क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिक्स गए अक्टूबर नवंबर से ये राज्य में शुरू की जा रही है, जानबूझकर बड़े एक स्टाइल के साथ, बड़े साजिश के साथ मैं कहूँगी, हालांकि मैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज में बिलीव नहीं करती हूँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, मगर ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है हिंदुत्ववादियों की, कि आपने महाराष्ट्र को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया। टेस्टिंग ग्राउंड की नफरत की राजनीति किस हद तक जा सकती। और मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। नवी मुंबई का उदाहरण कभी हो जाएगा, तो कभी कभी मुंब्रा थाना हो जाएगा, कभी कभी आपका मीरा रोड 72 में आ जाएगा, कभी कभी आपका जलगांव में हो जाएगा, तो नांदेड़, तो अकोला, तो अमरावती, तो दापोरी, रत्नागिरी, और हमारे जैसी छोटी टीम 6 मेंबर की टीम पागल हो जा रही है वो संगठन को ट्रैक करते हुए। कौन सा संगठन? हिंदू जनजागृति समिति, सकल हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज नाम मतलब कि हमने कर दिया हिंदू समाज को। इस तरह के नाम चुनते हैं, नाम ही अपने दिमाग पे खेलने लगते हैं, नामों का मतलब हम लोग भूलते रहते हैं, और फिर हम देखते हैं कि चाहे वो शतानंद हो, चाहे वो भट्टानंद हो, चाहे वो साध्वी प्राची हो, चाहे वो सुरेश झांके हो, सुदर्शन न्यूज वाले, चाहे वो नाम ही लेने थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अजीब गरीब नाम है, उसमें महिला भी बहुत शामिल है, अफसोस की बात है। और महिला आंदोलन की भी एक खास चुनौती है, क्योंकि आप जब, और मुझे वो जमाने याद है, आपको शायद पैदाइश को याद हुआ जब साध्वी विक्रमरा के वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे निकालते थे, और जिस तरह का असर कि साध्वी विक्रमरा को अपने ऑडियंस में पड़ता था, इट वाज स्कैरी, भयानक था, क्योंकि एक मेस्मरिक होता है, एक ऐसा असर होता है कि ये साध्वी की भी रंग पहनी हुई है, वो भी मतलब एक रंग को आप इतना गलीज क्यों बनाते हो, एक रंग को आप एक डरावना रंग क्यों पेश करते हो। मेरी माँ का नाम सीता था और वो सीता के लिए सबसे फेवरेट कलर ऑरेंज था, और वो भी बोली कि अभी तो यह कलर, जब बाबरी मस्जिद को गिराई गई तो वो औरत, मेरी माँ, जो हर दिन मतलब मेरे फादर तो नास्तिक, सब खाते थे करते थे सब कुछ, तो टॉलरेट करती थी मेरी माँ, क्योंकि प्रेम विवाह था, मगर नवरात्रि में उनका चलता काम था, उनका पूजा, मेरे फादर को बोलती थी हर शनिवार को आपको मंदिर जाना पड़ेगा मेरे लिए, तो बोलते आप क्यों नहीं जाती, बोले मैं तो जाती हूँ मगर तुम्हारे को तो बचाना है ना, तुम भी जाओ। तो हर शनिवार को जाके बेचारे फूल भी डाला उसके मंदिर में, उनके खाते, भगवान के खाते नहीं मगर बेटे के खाते, ऐसे चलता रहता था। जब 6 दिसंबर का हुआ तो उन्होंने 150 लेटर हाथ से लिखे, जो भी उनके संपर्क में मुसलमान थे कारीगर, क्योंकि उन्होंने पारंपरिक कारीगर शुरू किया, पारंपरिक कारीगर, देश भर में कारीगर को डायरेक्टली अपनी चीजों को बेचने का, बिना प्रॉफिट दलाल को देने का, चाहे वो कलमकारी हो, मधुबनी हो, जो भी कारीगरी है उसको डायरेक्टली कारीगरों को, उनको बहुत कारीगरी में शौक था,
तो उसमें सब मुसलमान गाड़ियों पर नाम ढूंढ ढूंढ के जो भी रिश्तेदार जो मेरे ससुराल में जा रहे थे, हर एक फैमिली को लेटर कि जो भी हुआ उसके लिए मैं व्यक्तिगत हिंदू होने के नाते माफी चाहती, ये मेरा धर्म नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर हमको हिंदू धर्म को भी समझना है, मैं भी एग्नोस्टिक ही हूँ, मैं मानने वाली नहीं हूँ, फिर भी हम लोग धर्म को मानने वाले को नकार नहीं सकते, मगर रैशनैलिटी से बात करने को कह सकते कि आप रैशनली को बात करें। और इसीलिए मेरी दोस्त मुनीसा के साथ में कभी कभी घूमती भी हूँ पूर्वांचल बनारस में, और गांधीवादी और अम्बेडकर वाले को बोलती हूँ साथ में बैठो यार प्लीज, एक दूसरे को गाली गलौज से काम नहीं होने वाला। जब गांधी जी की हत्या हुई थी दिल्ली में बिरला हाउस में 30 जनवरी 1948 को, तो पहले 10 नेता में से पहुंचने वाले बाबा साहब थे। ये मैंने महानगर में 1998 में लिखा। चाहे कितना भी राजनीतिक हुआ, चाहे जितना भी राजनीतिक अलग दृश्य होना चाहिए, ये तो लोग शाही है, और इसका मतलब नहीं है कि अम्बेडकर और गांधीवादी एक मंच पे नहीं आ सकते और साथ में राइट विंग रिग्रेसिव ताकतों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। ये कैसी बात है? उन्होंने जो अम्बेडकर साहब ने जो एससी फेडरेशन का जो मैनिफेस्टो बनाया था 1952 में बम्बई में इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें हिंदुत्ववादी के खिलाफ सख्ती से लिखा। फिर भी आज हिंदुत्ववादियों को हार पहना रहे, सब कुछ पहना रहे। तो हमारे बीच में पूर्वगामी ताकतों के बीच में साथ में आने के लिए क्या हमारे बंधन है, या को तोड़ने पड़े। वो सोच विचार के बंधन है या दूसरे विचार बंधन है, बैनर पता नहीं क्या, मगर कर्नाटक में अगर एक सबक हमें दिखाया और बताया तो ये है कि हमें बैनरबाजी झंडाबाजी को अलग रखे, कम से कम जो नॉन बीजेपी वोट है उसको कंसोलिडेट करके पहला कदम है कि उनको हटा, उसके बाद हमको अल्टरनेट पॉलिटिक्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अलग से कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो मैं साफ मानती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे लगता है न्यू लिबरलिज्म को लाने वाले बाबरी मस्जिद के साथ जो किया है, सांप्रदायिकता को बढ़ाना, 1984 में हमारे सिख बहन भाइयों के साथ दिल्ली में जो जनसंहार हुआ है, हम तो नहीं भूल सकते, हमको देखेंगे दिल्ली में उसके 1-1.5 साल पहले आसाम में देश का सबसे बड़ा जनसंहार हुआ 1983 के 18 फरवरी। कौन सी हुकूमत थी स्टेट में और सेंटर में? तब तो एक ही थी, कांग्रेस की थी। और जिस तरह पुलिस और आर्मी का रवैया पूरे वो बंगाली समुदाय के मुसलमान के खिलाफ 2-2.5 दिन के अंदर 2700 लोगों का कत्ल किया, भूल नहीं सकते। जो राजनीति चली है, मगर राहत लेने का समय मिलेगा, संघर्ष बांधने का समय मिलेगा, इसलिए शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए हमको ये चीज करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हमारे में दम और ताकत है तो पॉलिटिक्स की तरफ ही बढ़ना। ये मैं 2014 से ये बात कहती रही हूँ कि वी हैव नो चॉइस इन द मैटर, हम कितना भी डिबेट करें। तो कमिंग बैक टू महाराष्ट्र, मेरी आप सबका हाथ जोड़ के विनती कि आपके शहर और गांव में जहाँ पे इस तरह की मीटिंग होने वाली है, और इसलिए हम ये पर्चे लाए, बहुत आसान तरीका है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 3 या 4 केसेस चल रहे नफरत के भाषण पर, और सुप्रीम कोर्ट हर आए दिन, अभी तो वेकेशन है जुलाई तक, मगर आए दिन ऑर्डर पास कर रही महाराष्ट्र को लेकर भी, डीजीपी को ऑर्डर कि आप क्यों प्रिवेंटिव एक्शन नहीं ले रहे हो, आप क्यों ये कदम को लागू नहीं कर रहे हो, आप क्यों रैली को आप वीडियोग्राफ नहीं कर रहे हो, वगैरह वगैरह। और वो ऊपर से पूरा अच्छी बात, हम सबको पता है जो कानूनी कार्रवाई में लगे हुए हैं, चाहे वो विदिन कानडे हो, हमारे सफाई कामगार को लेकर, या हम हो, कि कानून ऑर्डर पास करवाना एक कदम है संघर्ष, मगर ऑर्डर को लागू करवाना 10 कदम और चलना पड़ता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आप कैसे लागू करवाएंगे जमीनी स्तर, ये आपको हमारे लिए एक तो क्या हम छोटी छोटी ग्रुप्स, अलग अलग समुदाय की अलग अलग सोच विचारधारों के नहीं बना सकते शहरों में, मोहल्ला कमेटी जैसी स्थापना नहीं करवा सकते जो पुलिस के साथ भी संपर्क रखे? क्योंकि मैं कहूंगी कि हमारी महाराष्ट्र पुलिस रिलेटिवली
प्रोफेशनल पुलिस है बाकी राज्य के मुकाबले में, और हमको पता है कि वर्दी में बैठे हुए लोग आधे से ज्यादा कम से कम कानून में मानने वाले कुछ होंगे नहीं, मगर हमको जाके पूछना है, जाके मालूम करना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है आप इसको लागू करो। तो इसीलिए मैं आपको प्लीज हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत ये एरिया में ये विषय को लेकर हमारी संगठन कम से कम 35 साल से काम कर रही है। पहले सबरन था, उसके बाद कम्युनिज्म कॉम्बैट हमारा मैगजीन छापा और हमने मुहिम चलाई है और संघर्ष भी किया। मुझे अभी भी याद है जब कुडला स्टेशन में हमारे दोस्त साजिद रशीद और जाने माने पत्रकार जो उर्दू अखबारों में मुसलमान एरिया में रहकर मुसलमान कट्टरपंथी के खिलाफ उतने ही जोरों से लिखते थे जितना हिंदू कट्टरपंथी के खिलाफ उनका निधन हो गया 2011 में, अफसोस हो लेकर। और 1987 की बात कह रही हूँ, तो जब उस वक्त वो इलेक्शन आ रहे थे असेंबली इलेक्शन, और वो खड़े हुए इंडिपेंडेंस, उसके बाद जनता ने उन्हें टिकट दी और मुसलमान और दलित वोटरों को घबराने के लिए रात में 10वीं क्लास में मुसलमान की हत्या किया। तो हमने, हालांकि हमारा तजुर्बा नहीं था ऑर्गेनाइजेशन, मगर हमने कहा, सबरन ने कहा कि हम मीटिंग लेंगे, पब्लिक मीटिंग लेंगे कुडला स्टेशन के बाहर। और कौन आया था वो मीटिंग में, मुझे अभी भी याद है, वो कुडला 10,000 लोग पहुंचे थे। उसमें आई क्या था याद है, उसमें अमोल पालेकर, उसमें रामदास अठावले, अभी हवा बदली है तो कोई और गए, आ जाएंगे वापस कभी ना। मगर मैं बता रही हूँ कि वो मीटिंग में आए थे और बोले थे सांप्रदायिकता के खिलाफ। तो हमें हमारे सड़कों पर, स्कूलों को, कॉलेज को, परिवार को, मोहल्लों को ये नफरत से बचाना है और इसके लिए कार्यक्रम लेना, बातचीत करना, कुछ छोटे छोटे मुद्दों पर डिबेट रखना और दो ही नॉन नेगोशिएबल काम, वायलेंस नहीं होने देंगे। बात करो, कोई भी कंट्रोवर्शियल विवादित मुद्दा हो आप बात करो, लव जिहाद पे बात करना करो, मगर लव जिहाद के ऊपर बात करने का मतलब ये भी है कि आप जिहाद का माना पहले समझो और जिहाद का किस तरह ये देश की सो कॉल्ड पत्रकारिता ने एक अब्यूज टर्म बनाया है, और उसमें ये देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता जिसके पीछे कंपनियां हैं और जिसके पास पीछे भी बड़ा पैसा है, उसको मैं सबसे दोषी ठहराती हूँ। ये गए 9 साल की तरफ से आरएसएस और बीजेपी को तो हम ठहराते ही हैं, मगर साथ साथ अगर सबसे बड़ा दोषी है तो ये देश की कमर्शियल पत्रकारिता। आपने इस तरह की ताकतों को मजबूती देने का काम बहुत कायम किया है। आपको याद होगा कि कोरोना पैंडेमिक जब हुआ, लॉकडाउन अनाउंस किया गया, लॉकडाउन की वजह से कितने प्रवासी कामगारों के हाल खराब हुए, पलायन शुरू हुआ वगैरह वगैरह। उसी मार्च 2020 की बात मैं कर रही हूँ। 2 चीजें, एक हमारे नौजवान लीडर आप सबकी उम्र के जो उभर के आए थे एंटी सीए एंटी एनआरसी आंदोलन के जरिए, उमर खालिद, गुलशन फातिमा, मीरा भाई, दिनोंगना करी, नताशा नरवा, इशरत जहां, ऐसे 10 और नाम, 18 नौजवानों को यूएपीए लगा करके बंद किया और कम से कम 6 लोग अभी भी आज बंधन है और उसके लिए भी हमें आवाज उठाना बहुत जरूरी है। उनका नेम मीटिंग में लेना बहुत जरूरी है, उनके नाम हम ले, उनके संघर्ष में। वही मार्च महीने में जब ये हुआ तो इंडिया टुडे जैसे चैनल ने, और मैं नाम लूंगी, मैं ज्यादातर चैनल के नाम नहीं लेती हूँ क्योंकि हम जी न्यूज को बारी देते ही हैं, आज तक तो बारी देते ही हैं, मगर इंडिया टुडे को मैं नाम लूंगी। इंडिया टुडे के ऐसे अंग्रेजी एंकर राहुल गढ़वाल ने कोरोना जहाज पे जो चला और उस पे काफी टीकाएं भी कि आप इस तरह का जेनोसाइडल जर्नलिज्म, मतलब इस तरह का आप जर्नलिज्म कर रहे हो, पत्रकारिता कर रहे हो, जिसकी वजह से नफरत इस हद तक फैले कि जमीन तक लोग न सिर्फ बॉयकॉट और बहिष्कार करे मगर लोग मारने काटने में आ जाए। उस वक्त से ये जिहाद का जो शब्द है हर चीज से जोड़ देना, हर चीज से जोड़ देना, लैंड जिहाद, मदरसा जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, इतना चीज। तो ये सब बातों पे हमें
रैशनली डिस्कशन लोगों के बीच में करना है, क्योंकि हम ये ना समझे कि हमारा समाज 75 साल की आजादी के बाद रातों रात पुरोगामी हो गया। नौजवान जानते हैं, हमारे जैसे लोग जानते हैं, जो कहीं ना कहीं टाइप के खिलाफ जाते हैं, जो मेन स्ट्रीम के खिलाफ जाते हैं, अपना राह चुनते हैं, कि समाज हमारा तो इतना बदला नहीं है, फिर भी नौजवान अपने अपने रास्ते चुनते जाते हैं। तो हमें ये सब चीज याद रखना चाहिए कि राइट विंग को, प्रतिगामी ताकतों को इसीलिए आसान पड़ता है क्योंकि समाज और ढांचा जो है उनकी आइडियोलॉजी से बहुत आसानी से लग जाता है। तो अगर वो कहते हैं, जैसे वोल्टेयर ने कहा है बंच ऑफ थॉट्स में, और दी और नेशन डिफाइन तो सबको पता है कि हम चाहते हैं कि हिटलर और मुसोलिनी ने जैसा राज सत्ता को की परिकल्पना की थी कि एक तबके को ही फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप होनी चाहिए, बाकी लोगों को, जो जूस है, जो क्रिश्चियन है, जो कामगार है, जो एथियस्ट है, नास्तिक है, उनको तो कोई दर्जा नहीं होना चाहिए। उसी तरह वोल्टेयर ने कहा, उसको गुरु हम नहीं कह सकते, वोल्टेयर ने कहा कि हमें ये संविधान नहीं चाहिए, संविधान को पलटा करके हमें मनुस्मृति का राज आज की परिस्थिति में वापस आना। तो वो मनुस्मृति का ढांचा थोड़ा अलग होगा, टेक्नोलॉजी है भाई, आज नौजवान नाचना भी चाहता है, गाना भी चाहता है, तो उसकी थोड़ी ढांचा बदलेगा, मगर उसका जो मेन ढांचा है वो कास्टिस, क्लासेस और स्ट्रक्चरली हायरार्किकल डिस्क्रिमिनेटरी होगा, जहाँ पे बराबरी का हक किसी को नहीं होगा। तो ये हम लोगों को कैसे समझाएं, ये बात हम कैसे लोगों को पहुंचाए, जब लोग जो है मिडिल क्लास हमारा देश का बिल्कुल अपने आप में बढ़ चुका है, और जो एक सोशल कॉन्शियसनेस, समाज को लेकर एक जो कंसर्न होता है लोगों के बीच में, वो बहुत कम हो चुका है। हम ये कैसे करें, कार्यकर्ता के नाते हमारे नंबर्स कैसे बढ़ाएं, हमारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करें। सोशल मीडिया पे तो थोड़ा बहुत जंग चलता है पुरोगामी और प्रतिगामी के बीच में, मगर सोशल मीडिया पे जंग लड़ने या जीतने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको जमीनी काम करना पड़ेगा, झोपड़पट्टी में, बस्ती में, बंगले में, सोसाइटी में, ये हम कैसे करें। तो ये नफरत के मुद्दे को लेकर मेरा मानना है कि हमको छोटे छोटे डिस्कशन ग्रुप करने पड़ेंगे, जैसे पुराने जमाने में लेफ्ट ग्रुप करते थे, पुरोगामी ताकतें करती थी कि विवादित मामले को भी डिस्कस करो, उसको नजरअंदाज मत करो, और वो विवाद के साथ, वो बातचीत के साथ साथ ही कहीं क्लैरिटी बनेगी। तो सकल हिंदू समाज, हिंदू जन जागृति, फिर एक और नाम आएगा, तीसरा नाम आएगा। तो एक तरह से तो हम बोलते हैं कि कानूनी कारण, पुलिस के ऊपर दबाव डालो, छोटा ग्रुप बनाओ, एक मेमोरेंडम जाके दो, ताकि कम से कम वहां पे एक पुलिस को भी ऐसा लगे कि सिर्फ विकृत ताकत हमारे ऊपर हावी नहीं, जो संविधान में मानने वाली ताकतें भी हमारे पीछे पड़ी है कि आप कानून को लागू करो। इसीलिए पुलिस तक भी पहुंचना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और साथ साथ कुछ हमारे कार्यक्रम करना जिसमें संस्कृत की बात हो, सांस्कृतिक बात, कल्चरल बात, गाने हो, कविताएं हो, लेख हो, पेंटिंग्स हो, जिससे हम लोग एक ऑल्टरनेट विजुअल और ऑडियो कल्चर लोगों के सामने ले जाए। और उसको लेकर मैं काफी 6-7 साल से बहुत काम कर रही हूँ, मैं बेचैन भी थी क्योंकि मैं इतिहास पढ़ने में शौक की रखती हूँ, कुछ ज्यादा ही सब्जेक्ट पे मेरा लगन है तो वो भी पढ़ लेती हूँ। तो ये जो बात बार बार ये पूरा जो प्रतिगामी ताकतें छोड़ते हैं कि संविधान जो है वो बाहरी, यहाँ से नहीं आता, ये कितना झूठ है, ये हमको आपको डर के बोलना। और उसके ऊपर अभी मैं आपको बस 4-5 बातें बोलना चाहूंगी कि अर्ली इंडिया, जिसको पहले हम बचपन में एंशिएंट इंडिया कहते थे, उसको अभी इतिहास का जो कहते हैं अर्ली इंडिया बोलते हैं, जहाँ पे बुद्ध धर्म का हुआ, उपनिषद, वेदा, जैन धर्म, मोहनजोदाड़ो, ये सब अर्ली इंडिया में है। चार्वाक और लोकायत का भी ट्रेडिशन अर्ली इंडिया का ट्रेडिशन, जो एक एथियस्ट ट्रेडिशन है, नास्तिक ट्रेडिशन है, मगर इसके बारे में हम क्या जानते हैं, वो
ट्रेडिशन में क्या था, सवाल पूछने की क्षमता, रैशनैलिटी की क्षमता, धर्म में नहीं मानने वाले की एक ताकत, हम कोई एक धर्म में नहीं मानते मगर हम ह्यूमनिस्ट वैल्यूज में मानते। उसके बाद वो काल में मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ जो ब्रिटिश आने के पहले का, तो आई एम लुकिंग एट 10th 11th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, और जिसको अर्ली मेडिवल पीरियड है, अर्ली मेडिवल पीरियड। और उसमें मैं मानती हूँ कि बहुत दिलचस्प चीजें हो रही थी। ये हमारे इलाके में, जिसको हम दक्षिण एशिया का इलाका कहते हैं, जिसको बाद में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब हो गया। और क्या हो रहा है, वापस आए कर्नाटक की तरफ और जाए कश्मीर की तरफ। 11वीं 12वीं सदी में आपके कर्नाटक के इलाके में, कर्नाटक का नाम नहीं था मगर इलाके में आप सोचिए, वो एक पूरी एक परंपरा, ट्रेडिशन, जिसको हम वाचना ट्रेडिशन, बसवन्ना, अक्का महादेव, अलामा प्रभु, और ये क्या ट्रेडिशन थी, उनका क्या जात था वो अलग बात, वो कौन से जात से पैदा हुए, मगर वो चाह रहे थे कि एक रैशनैलिटी से लेके हम स्पिरिचुअलिटी बनाए और हम महिला को और ब्राह्मणवाद, महिला को आगे करें, महिला को शक्ति दे, महिला को बराबरी दे और ब्राह्मणवाद के खिलाफ सवाल। तो ये लिंगायतिज्म जिसको हम जानते हैं उसी से पैदा। और वाचनास आपके पास 20,000 है, 25,000 है। और एम.एम. कालपुर्गी का नाम आपने सुना, जिसकी नायरा नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद बाजारी, एम.एम. कालपुर्गी और कवि, और एम.एम. कालपुर्गी जो हत्या की गई सनातन जनता के, वो इसलिए मेरे मानने में करी गई क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। वो अभी भी अवेलेबल है, आपको मराठी में भी मिलेगा, आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा। वो वाचना की पूरी कविताओं को उन्होंने मॉडर्न डे कन्नड़ा में विश्लेषण करके दुनिया के 25 भाषाओं में अनुवाद करना है। बहुत बड़ा काम, क्योंकि आपने अचानक ये ट्रेडिशन को अवेलेबल कर दिया। और अगर आप नॉर्थ कर्नाटक में रहने वाले, नॉर्थ कर्नाटक और महाराष्ट्र का तो बहुत एक गहरा रिश्ता है, आपको पता ही होगा, तो ये ट्रेडिशन बहुत ही जिसको वहां पे तो बॉम्बे कर्नाटक कहते इलाके, वो हुआ कर्नाटक का इलाका। फिर आप जाए कश्मीर में और हमारे महाराष्ट्र में आएंगे। महाराष्ट्र में तो अनोखा है ये पूरा ट्रेडिशन, क्योंकि आप ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, ये तो नाम हमारे होठों पे हैं, मगर साथ साथ भैनाबाई, सोयराबाई, चोखा मेला, जानाबाई, मुक्ताबाई, राष्ट्रीय सेवा दल ने भी इस पे काम किया है, बहुत सारे लोगों ने काम किया है और ये काम होता जा रहा है और लोगों के सामने लाते जा रहे हैं। इसमें कोई एक्सक्लूसिव काम हो रहा नहीं। ये परंपरा क्या थी और क्या है? चोखा मेला की तो कहानी मुझे इतनी अनोखी लगी कि ये एक वारकरी कवि जो महासमुदाय से, नामदेव की कीर्तन से प्रभावित होकर अपना गांव छोड़ चले जाते पांडव, बोलते मैं मेरे विठोबा के पास यहाँ पे रहूं। तो विठोबा के मंदिर में उनकी एंट्री, क्योंकि वो महान है। वो कहते हैं क्या, वारकरी के ट्रेडिशन के अंदर ये सब चल, तो वो चंद्रभागा नदी के काफी अपना झोपड़ा बनाते, फिर भी अपने वो लिखना शुरू। और सोयराबाई उनकी जो साथी और दीदी है, वो बहुत पावरफुल कविता लिख रही है उनके दुख के बारे में, उनके परिस्थिति के बारे में। तो उनका जेंडर, कास्ट, क्लास सब है, इंटरसेक्शनैलिटी जो बोलने लगे ना हम लोग, वो सब है उसमें। और फिर चोखा मेला का अनोखा एक अनुभव ये होता है कि एंट्री तो उनको डिनाई की गई, फिर भी वो लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, उनको लोग बुलाते जाते हैं, उनकी कविताएं प्रसिद्ध होती है। और वो तो एक महान कामगार है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में जब काम कर रहे हैं तो एक भिंत बनाते, एक दीवार बनाते वो दीवार गिर जाती है और वो भी वहां पे दफन हो जाता है। और फिर नामदेव की वजह से उनका पूरा ये पंडित विठोबा मंदिर के बाहर उनकी साथ। अब ये कहानी को क्या कहें, ये ट्रेडिशन क्या है? तब फूले अम्बेडकर तो बाद में आए। फूले अम्बेडकर ने तो इसको
एनालिसिस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सब आना। तो इसके पहले ऐसे सज्जन हमारे बीच में थे, और अगर उसी वक्त आप काश्मीर चले जाओ तो आपको मिलेगी कौन? नूरुद्दीन ऋषि और लालदेव। लालदेव एक भक्ति हिंदू संत, और नूरुद्दीन ऋषि उनके पास एक मुस्लिम सूफी संत, वो भी इलाका कश्मीर। ये कैसे हो सकता है? कैसे रिश्ता? ये क्या था ये ट्रेडिशन? और फिर आप आए उत्तर प्रदेश, रविदास, फिर आप आए कबीर जो इक्वली कहता है इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में कि मुझे नहीं चाहिए ये कट्टरपंथी, जात की, पात की, कट्टरपंथी की, मुझे चाहिए इंसानियत। और वो भी इतना प्रसिद्ध हो जाता है, खुद अपने दृष्टि परंपराओं का क्वेश्चन करने का जो एक पूरा ट्रेडिशन था, सवाल उठाने की क्षमता। जैसे रोमिला ठाकुर कहती थी, श्रवण और ब्राह्मण में शुरू से एक दीवार ये पार्श्वभूमि पे चला है। और इसीलिए आप ये हमें मत कीजिए सर कि संविधान बाहर से है। इसकी जो वैल्यूज है वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने, आजादी के आंदोलन ने एक मॉडर्न ढांचा दिया, मॉडर्न लैंग्वेज दिया। हाँ बिल्कुल, हमने बाहर से भी दिया, हमारे से भी दिया, मगर लोगों के बीच में ये पहले भावनाएं थी, क्षमताएं थी, और ये ताकत थी कि ताकतों के साथ लड़ने। और इसीलिए मैं मानती हूँ कि ये अगर इतिहास और संस्कृति हम वापस हमारे संघर्ष में ला सकते हैं, ये कविताएं, ये संस्कृति, ये कल्चर, ये क्वेश्चनिंग कल्चर, ये रैशनैलिटी कल्चर, तो कलम कैसे रहे और कैसे चले गए? ऐसा आदमी चला जा सकता है जो हम मानते हैं कि वो चले गए? हमको तो पता है कि उनके ऊपर कोड़े भी लगाए गए, उनको कोसा भी गया, वो भी हकीकत है। तो ये सब रैशनली थोड़ा सोचना, बताना, बोलना। तुकाराम के गायब होने से पहले, मैं तो गायब हो गए, चलो बोल देते गायब। 1656 में गायब होने से 19 साल पहले किसका जन्म हुआ है? हमारे महाराष्ट्र के शिवाजी, उनका जन्म होता है। एक के दूसरे के ऊपर असर पड़ता है कि नहीं, वो परंपरा। शिवाजी का पूरा रूप दिखाता है। हमारे देश में गोविंद पांचाली जी कांग्रेस, सीपीआई के कांग्रेस बोलते हैं, लिखते हैं कौन थे शिवाजी, कौन शिवाजी को होता 60s में, 1960s में वो किताब छपती है। मगर उसके 12-13 साल पहले वही कम्युनिस्ट आंदोलन के बड़े वरिष्ठ नेता और लोकमान्य, आपकी जो सीपीआई के पब्लिकेशन हाउस में ऐसे डांगे की मैंने किताब पढ़ी है, क्योंकि मराठी में अच्छी पढ़ लेती हूँ। डांगे के 12 भाषण, आप ले लीजिए उसको, आपका ही पब्लिशिंग हाउस है, मिलती है वो किताब। उसमें एक भाषण है जो इन्होंने कहा दिया था, आजाद अमर हिंद मंडल के बाहर उन्होंने ये भाषण कामगारों को दिया था, और वो टाइटल था कि आमचे शिवाजी, आमचे शिवाजी। कौन थे शिवाजी? हमारे शिवाजी जो कल्याण सुबेदार की बहू को लेकर कहते हैं, सुंदर बहू को जब पेश की जाती है, वो कहते हैं कि काश मेरी माँ भी इतनी खूबसूरत हो। क्या इशारा दे रहे हैं कि आप महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं कर सकते जन्म के बाद। और उसको लेकर फिर सावरकर क्या कहते हैं उसमें मैं नहीं जानती, सबको पता ही है। मगर हमें शिवाजी जैसे वो जो एक गवर्नेंस था, जिसमें मुसलमान मुंसिफ भी था, आर्मी में भी थे, कैबिनेट में भी थे, तो आप उनको इस तरह की विकृत हिंदुत्ववादी राजाओं में मत खींच के लेके जाओ। हमारी परंपरा कुछ और है, ये हमें जवाब देना पड़ा। और फिर शाहू महाराज, टीपू सुल्तान, जिस तरह का गवर्नेंस निकला, जहाँ पे एफर्मेटिव एक्शन था सोशल इकोनॉमिक कास्ट और क्लासेस के, ये सब अगर हम हमारे पास इतना भंडार है, हमारे इतिहास का भंडार है, एकदम इंस्पिरेशनल स्टोरी जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो हमको निकाल के क्रिएटिव वे में लेके जानी पड़ेगी लोगों के सामने। ये सिर्फ नफरत को हटाने के लिए और मिटाने के लिए, क्योंकि कल्चर एक तरीका है लोगों तक पहुंचने का। वही भक्ति सूफी ट्रेडिशन में मुसलमान मर्द और महिला कितने थे? महाराष्ट्र जानते हैं कि शायरी में
में शिवाजी की कहानी करेंगे, इतने नाम आते हैं मुसलमान शायर के, उनको हम क्यों नहीं पेश करते, उनकी कविता क्यों नहीं पेश करते। बहुत आसान तरीके हैं ये सब बातों को लाने के लिए। मुझे लगता है कि वक्त है कि हम ये सब चीजों पे काम करें साथ में और साथ में लाएं। दोस्तों, महाराष्ट्र में वाकई एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है नफरत की राजनीति को कंसोलिडेट करके हमारे और आपके इश्यू जो महंगाई है, गैस सिलेंडर है, रोजगार है, डिग्निफाइड वेज है, किसानों के मुद्दे वगैरह, ये सबको खत्म बाजू रख के हम बस सिर्फ ये बात पे पड़े। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अलग अलग तरीके ढूंढ कर ये संघर्ष हमारा जारी रखें। 15 अगस्त अभी 2.5-3 महीने में आया और मुझे 15 अगस्त 2022 में भूल नहीं सकती कि वो 15 अगस्त में झंडा वंदन के नहीं कर पाए और इसलिए नहीं कर पाए, नहीं जेल के अंदर में होता है, मगर मैं ये किस्सा बनाना चाहती हूँ। हम लोग 7 बजे सुबह उठे, हमारे बैरक नंबर 6 में 36 महिला और 7 बच्चे थे, तो हमारे में से 8 महिला बिल्कुल 7 बजे तैयार हुए। तो हमारा 15 अगस्त है, हमको तो झंडा वंदन चाहिए, चलो जेलर के पास। वहाँ पे आरती होती है, रक्षाबंधन हुआ है, गणेश की मूर्ति भी मेरे रहते हुए दिखाई गई, मैंने भी वहाँ पे आरती की, वो सब होता है। मगर हमने सोचा 15 अगस्त में कम से कम झंडा वंदन होगा। हम 7 बजे जाके जेलर के पास बैठे कि प्लीज आप चला झंडा वंदन कर रही महिला जेल, साबरमती महिला जेल, नहीं होता, सरकार का कोई आदेश नहीं। बोला इसके से हम लोग रोजाना हमारे ऊपर अमृत महोत्सव को लेकर टीवी चालू किया जाता है पैर के अंदर और कुछ देखने को नहीं मिलता है, मगर हमने सोचा कम से कम हमारे जेल में झंडा वंदन होगा, नहीं। तो उसके ऊपर हम बहुत बड़े, हमको बहुत अफसोस हुआ। उसके बाद मैं मेरा दिन तो लाइब्रेरी में करता था, जब लाइब्रेरी किस्मत से खुलती थी तो मैं लाइब्रेरी में घुस जाती थी, 4-4 घंटे बैठ के लिखना पढ़ना। लाइब्रेरी में जाके बैठी तो मैंने देखा माता बहन आके रो रही है, दूसरी बहन आके रो रही है। तो क्या हुआ, हम जो अंडर ट्रायल थे 120 मतलब जिसके ऊपर केस चल रहा है और कन्विक्टेड प्रिजनर्स जो सफेद साड़ियां पहनी जाती है, सफेद सलवार में, वैसे 40 महिला, उसमें से 3-4 आ रही रो रही है। क्या हुआ, क्या अचानक था? और वही लोगों को काम किया। पॉलिटिकल इकोनॉमी जेल का आप थोड़ा समझ लीजिए, और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्पोरेट बैठे हैं इसलिए मैं जेल का किस्सा आपको आंसू बहाने के लिए मैं इससे बोल रही हूँ कि राजनीतिक आंदोलनों को, जन आंदोलनों को जेल विजिट शुरू करनी चाहिए। जहाँ जहाँ पे आपके शहर में जेल है आप लोग विजिट करो, देखो वो महिला जेल, मर्दों का जेल, खाना कैसा है, पीना कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है। कि जब तक बाहर की निगरानी नहीं होगी, कंडीशंस बहुत ही खराब है, महाराष्ट्र में भी अच्छे नहीं है। किस्सा वापस में सुनाऊं, मैं बैठी थी, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात मैं बाद में करूंगी, 15 अगस्त के ऊपर बात करूंगी। तो ऐसे आते आते 1 घंटे में 17 महिला कन्विक्टेड प्रिजनर्स। वैसे मैं 17 में से कम 6 का नाम अच्छा जानती। मैंने पूछा, मैं पत्रकार हूँ, मैंने बोला क्या हुआ, मेरे पास पेन था, क्या क्यों रो रही? तो बोले कि हम लोग 2017 से हो रही बात 2022 में, वह 5 साल से हम लोग वेट कर रहे थे हमारा माफीनामा कब हो जाए। मतलब उन्होंने माफी पत्र डाला, होम डिपार्टमेंट में जाता है, होम मिनिस्ट्री में जाता है, आपको पता है ना माफी पत्र मतलब मर्सी पिटिशन। और वो क्यों जाता है कि आपको शायद मर्डर हो या कोई 198 का केस है बहू को लेकर या जो भी है, वो केस में आपको डाला गया है, आपने 14 साल काट लिए हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो 14 साल काटी हुई एक महिला, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 17 साल काटी हुई महिला, किसी ने 15 साल से कम नहीं काटे थे, जो वो 17 महिला में से उन सब ने मर्सी पिटिशन डाला था और उनका कोई जवाब नहीं। गुजरात में परंपरा है कि साल में 4 दिन आपको माफी दी जाती है, 26 जनवरी, 1 मई जो गुजरात दिवस है वहां पे, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर गांधी का जन्मदिन। 15 अगस्त के दिन बहुत अपेक्षा थी मुझको, नहीं हुआ। तो मैंने बोला अभी आप क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे, मर के रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। ये वो 17 महिला से मैं संपर्क रखती गई और 2 दिन के बाद जब अखबार आए, क्योंकि 15 हर दिन हमारे पास अंग्रेजी गुजराती अखबार आते थे, मगर
उस दिन अखबार नहीं आई, छुट्टी थी, तो 2 दिन बाद जब 15 अगस्त के अखबार आए तो ये क्या आए, फिर 21 बारों के 11 आरोपियों को छोड़, और गुजराती अखबार में तो सेलिब्रेशन था, मतलब ये बहुत बड़ी बात थी। तो उसके बाद में वापस लाइब्रेरी गई, देखो उस वक्त वो जो आंसू तो एकदम आक्रोश में बदल गया था। वो महिला कह रही है कि इनको छोड़ सकते हैं और हमारा जो इंडिविजुअल क्राइम है, इंडिविजुअल केसेस है, उनको नहीं छोड़ सकती है। वर्चुअली वो लोग संघर्ष में आ गए, उनको साथ में आ गए कि हम लोग अभी स्ट्राइक करेंगे। अभी स्ट्राइक करने की बात की, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल और राजनीतिक आर्थिक जो समस्या है जेल में, वो कन्विक्टेड प्रिजनर की मजदूरी पे चलता है। ये आप समझ लो कि मैंने पूछा कि गुजरात में पूरा स्ट्रक्चर में केजरीवाल ने इलेक्शन के पहले बोला था ना कि हम सब पुलिस का पेमेंट बढ़ा देंगे, तो वो लोएस्ट जो दाम था 19,000, उसको उन्होंने 22,000 कांस्टेबल। तो मेट्रिक जो होती है जेल में, उसको कांस्टेबल बराबर का मिलता है, 19,000 का भी 22,000, अगर आप 19,000 पकड़ लीजिए, 19,000 लोएस्ट पे है जेल ब्यूरोक्रेसी का। जेल में जो ब्यूरोक्रेसी है उसका लोएस्ट पगार आप देख लीजिए, तो तनख्वाह जो देख लीजिए वो 19,000। आपको वो नहीं करना है, आपको इस तरह का काम कैदी और कैदी तो गिरे हैं ना, तो बाथरूम साफ करना, खाना पकाना, गार्डन में कुछ काम करना, गटर में कुछ काम करना, जेल की डायरी भरना, ये सब काम आप 20 कन्विक्टेड प्रिजनर, 20 मुजरिम हैं, उनके हाथ से करवा रहे हैं और उनको 3,000 रुपया देना। ये हर जेल में, सिर्फ गुजरात का मामला नहीं, हर भारत के जेल में ये हाल। तो आप सोचिए कि जब हम कामगारों की बात करते हैं, सफाई कामगारों की बात करते हैं, डिग्निफाइड वेज की बात करते हैं, वेतन की बात करते हैं, ये औरतें फिर वो सरकार की गुलाम हो जाती है 3,000 रुपये के लिए, क्योंकि एक बार 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो कोई घर वाला उनको देखने नहीं आता। वो वही तबके से है, सामाजिक आर्थिक तबके से है, बादली है, दलित है, ओबीसी है, मुसलमान है, जिसके पीछे संपत्ति नहीं है, समाज का पावर नहीं है, तो परिवार ने उसको एक तरफ से छोड़ दिया यहाँ। तो वो 3,000 रुपये के लिए बहुत लाचार हो जाते हैं और सरकार का हर काम करने के लिए तैयार हो जाती है, अब भी बन जाता है। तो ये है हाल हमारे जेल के। फिर भी मेरे लिए खुद मैं बहुत डरी हुई थी, बाहर हिम्मत तो मैं दिखाती हूँ, मगर जब जेल जाना होता है किसको डर नहीं लगता। और मैंने तय कर लिया, जिस दिन मेरा जुडिशियल रिमांड डिक्लेयर हो गया 2 जुलाई को, कोर्ट ने बोला जुडिशियल कस्टडी, तो मैं उसी वक्त मैंने वकील को कहा कि मुझे बस एक चीज चाहिए कि मुझे किताब का परमिशन चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किताब होती है। तो मैं अंदर 6 किताब लेके गई और हर हफ्ते मेरे पास 6 किताबें थी। एक्सेप्ट दैट, इसके अलावा कि मैंने किताब मांगी, उसके अलावा मैंने मन में तय कर लिया कि मैं कुछ नहीं मांगूंगी, मैं बस सामान्य महिला प्रिजनर कैसे रहूंगी, उसी में मेरा प्रिंसिपल भी है और मेरी सुरक्षितता भी। अगर मैं कुछ कोशिश भी करती, हालांकि मुझे मूड ही नहीं था, मगर कोशिश भी करती कि मैं कुछ इधर उधर मांगू, तो मुझे लगता ज्यादा मुझे डर लगता अकेले रहने में। और वो एक बहुत तकलीफमंद जितनी की जाती है, अकेलापन होता है, मेंटली बहुत इंसान टॉर्चर होता है। और आप मानो कि आपका केस कोई भी कोर्ट में चल रहा हो, सेशंस में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कैदी को अंडर ट्रायल को कोई खबर नहीं मिलती। मतलब आप बोलते ना डिजिटल इंडिया, गुजरात डिजिटल, वहां पे एक कंप्यूटर नहीं है जो चल रहा है, जो कोर्ट के से नहीं। अगर आपका वकील आ जाए और बता दे शाम में, ठीक है, अगर नहीं आ पाए, क्योंकि वकील तो बिजी रहते हैं, तो आप उन्हीं पर निर्भर है, अगले दिन पढ़ो। तो हालात आम कैदी के लिए बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक है। मुझे मानती हूँ पॉलिटिकल प्रिजनर, मैं अपने आप को मानती थी, हूँ भी पॉलिटिकल प्रिजनर थी, उस हिसाब से मैं मानती हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 2 सितंबर को इंटरव्यू भेज दिया, आई वाज वेरी वेरी हैप्पी। मगर ताकत जो मुझे अंदर मिली, और इसके लिए मैं वामपंथी ताकतों की साथ कभी नहीं बोल सकती, कोई भी पार्टी की वामपंथी, कि मेरे यूनियन वामपंथी ताकतों, सीपीआई सीपीएम ने जिस तरह जेल के अंदर मुझे खत भेजे, मेरे पास 2,700 पोस्टकार्ड और लेटर आए
और जीवन भी हैरान, हमारे साथी भी हैरान, ये क्या है, ये क्या तुम्हारा तमाशा क्या है। मैंने बोला पढ़ लो, ये तो प्राइवेट लेटर है नहीं, लव लेटर है नहीं, लव लेटर तो मेरा हस्बैंड तो मिल जाता है एक हफ्ते में एक बार, लव लेटर है नहीं, आप पढ़ लो, ये तो पब्लिक का लेटर है। तो पढ़ते थे, बैठते थे, क्योंकि ज्यादातर हिंदी कुछ तेलुगु और उड़िया में भी आज वो नहीं पढ़ पाए, मगर हिंदी गुजराती के तो पढ़ लेते थे। कहाँ से लेटर आ रहे हैं, तो 2-3 घंटा तो वही तमाशा चलता था, पूरे सेल में पूरे लेटर ऐसे ऐसे लिख लेते थे और सब पढ़ते थे। आंटी, आंटी बोलते थे, आंटी यहाँ पे ये लिखा है, आंटी ये लिखा है, इस तरह। और फिर उनको पता चला, और मैंने बोला कि आप, मैं सबको बोलूंगी, जहां जहां हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, चाहे कामगार हो, आदिवासी हो, अगर अंदर हो, खत लिखना मत, हफ्ते में, महीने में 5 पोस्ट कार्ड, 10 पोस्ट कार्ड, उससे बहुत राहत मिलती है। जो एक इंसान एक इरेलेवेंस और अकेलापन महसूस करता है ना, वो चली जाती है और वो आपको लड़ने की ताकत और क्षमता बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। अगर मैंने ज्यादा वक्त लिया, I'm very very sorry। हम बस आपके साथ ही मिलते हम लोग सब खड़े होकर